नमस्कार। आज का जो लेबर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का सब्जेक्ट साइंस यानी 10 मई 2026 को जो फर्स्ट पारी का जीके का पेपर का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजन किया गया है, उस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक यानी जो भी पूरे आपके प्रश्न आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो भी साथी है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न पत्र। तो इसमें हो सकता है कि जो प्रश्न पत्र है, अब सभी अभ्यर्थियों का जो प्रश्न पत्र है अलग अलग है, तो जो ये प्रश्न पत्र जिस अभ्यर्थी के है तो वो अभ्यर्थी जो मैं राइट आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप टिक मान सकते, सही मान सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी है उनका जो सीरियल नंबर चेंज होगा, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, ऑप्शन भी चेंज होगा, तो वो जो प्रश्न पत्र दे रखा है उसी के हिसाब से अपना प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग आप चेक करके अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है, फसल दे रखी है और प्रकार दे रखा है। सूची सेकंड में चाय है, सोयाबीन है, कपास है, जूट है। तो चाय का अगर मैच करेंगे तो चाय होती है। अब रेशियो होती है, रोपण होती है, नकदी होती है, खाद्य होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग, यानी चाय होती है एक तरह से रोपण फसल। क्या हो जाएगी? रोपण फसल होती है। और सोयाबीन होता है रेशिए या रेशा फसल होता है। और जो कपास या जूट होता है, यानी कपास जूट आपका नकदी फसल होता है। और इसके अलावा लास्ट टाइम मक्का है, वो आपका खाद्य फसल होता है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जिनका ऑप्शन नंबर ए राइट है, इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, यानी जो पेपर है आपका जीके का, कल जो 2026 वाली आपकी लेबर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा है, कल आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जीके का पेपर लगा था। तो उस पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा ये पेपर आप एवरेज मान सकते हैं, यानी उसकी अपेक्षा थोड़ा इजी मुझे लग रहा है। अब वो आपका विवेक है, आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और इनको काल के अकॉर्डिंग यानी असेंडिंग क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है रोलेट सत्याग्रह है, फिर असहयोग और खिलाफत आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और फिर लास्ट में आपका चंपारण आंदोलन है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट तो आएगा आपका चंपारण आंदोलन एक नंबर पर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका रोलेट एक्ट, थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में आ जाएगा 1942 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, सॉरी प्रश्न नंबर 3 पर। तो निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बिटुमेन कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है और पीट कोयला है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम मात्रा होती है एंथ्रासाइट में, सॉरी सॉरी बी ऑप्शन होगा। तो सबसे कम मात्रा होती है पीट कोयला में, फिर सेकंड नंबर पे होती है लिग्नाइट में, फिर बिटुमेन में होती है, और सबसे ज्यादा होती है आपका एंथ्रासाइट कोयला। किसमें होती है? एंथ्रासाइट कोयला में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आरोही से सॉरी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। नदी है आपकी यमुना नदी है, तापी नदी है, गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे छोटी नदी होती है तापी, तापी आएगी एक नंबर के, फिर आपकी, फिर उसके बाद कृष्णा नदी आ जाएगी उससे बड़ी, फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका यमुना नदी, और सबसे बड़ी जो नदी है आपकी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी सबसे बड़ी है। तो इसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो राजस्थान की अच्छी तरह से तैयारी करता है उस कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब आ गया होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? ठीक है, तो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सौर, इसका रीवा अल्ट्रा है, बड़ला सौर पार्क जोधपुर या राजस्थान, पावागढ़ सौर पार्क कर्नाटक। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बड़ला सौर पार्क राजस्थान सबसे बड़ा भारत का सौर पार्क है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है 6 नंबर का, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? इजी क्वेश्चन है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या आंध्र प्रदेश तेलंगाना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, झारखंड। किसमें सबसे ज्यादा जो कोयले के भंडार है वो कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में है। नेक्स्ट है 7 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उच्चतम मात्रा में पाया जाना लवण होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बता रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है? सौराष्ट्र, कोरोमंडल, मालाबार और कोकण। तो पूर्वी तट हो जाएगा कोरोमंडल। कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल। जिसने कोरोमंडल किया है उसका राइट आंसर है, चाहे उसका ऑप्शन प्रश्न पत्र में अलग अलग हो सकता है, तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी राइट होगा इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है? पुरी यानी जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है। गोवर्धन, शारदा, ज्योतिर्मठ और श्रृंगेरी मठ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए गोवर्धन मठ। कौन सा हो जाएगा? गोवर्धन मठ शंकराचार्य का जो मठ है पुरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसका मिलान करते हैं। तो इसमें पहले आंसर बात करें, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो रावतबाटा में है। कहाँ पे? रावतबाटा में है। फिर इसके बाद में जवाहर सागर बांध आपका बोरावास गांव में है। कोटा बैराज कोटा में है और माही बजाज सागर आपका बोरखेड़ा गांव में है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सिलीसेड आपके अलवर में हो गई, पुष्कर आपका अजमेर में हो गया, डिडवाना नागौर में हो गया, लूणकसरा बीकानेर में हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। यानी जो जिले हैं उनको पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला तो आ जाएगा आपका पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका जोधपुर आ जाएगा। फिर आपका अजमेर आ जाएगा तीसरे पे। चौथे पे आपका दौसा आ जाएगा और पांचवे पे आपका धौलपुर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरावली की निम्नलिखित चोटियों ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना है। कुंभलगढ़, दिलवाड़ा, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी सबसे छोटी चोटी है रघुनाथगढ़। फिर इसके बाद में दिलवाड़ा सेकंड नंबर पे आ जाएगी यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर अचलगढ़ आ जाएगा सिरोही वाली, फिर कुंभलगढ़ आ जाएगी और लास्ट में जो सबसे बड़ी चोटी रहेगी आपकी जरगा। क्या क्या रहेगी? जरगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। यानी 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को आपको व्यवस्थित करना है। तो राजस्थान में सबसे अब यहाँ पे अन्य स्रोत दे रखे हैं। तो अब इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग अब इसमें ऑप्शन कौन सा ही माना जा सकता है, लेकिन जो संभावना रहेगी तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी होगा सबसे ज्यादा यानी सबसे कम अन्य स्रोत के मान रहे हैं यहाँ पे। फिर तालाब से होती है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपके नहरों से होगी और लास्ट में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होगी कुएं वो नलकूप से होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन होना चाहिए और इसमें बी भी हो सकता है। ठीक है, अब कर्मचारी चयन क्या बोर्ड मानता है इस आंसर को? तो यहाँ पे बी या सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है 16 अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहरों को उत्तर से दक्षिणी क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी नॉर्थ से इसको साउथ में व्यवस्थित करना है। नॉर्थ से इसको साउथ में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपकी नहर आ जाएगी कंवर सेन लिफ्ट नहर आ जाएगी। फिर इसके बाद में वीर तेजाजी नहर आ जाएगी। फिर गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी आपकी जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 17 निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण, जो तांबा खदानें हैं उनको नॉर्थ से साउथ में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देगा गुलाबपुरा, रेल मगरा, खेतड़ी सिंगाना और खोदरीबा। तो सबसे पहले आपकी खेतड़ी सिंगाना एक नंबर पे आ जाएगी। फिर इसके बाद में खोदरीबा आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपका गुलाबपुरा आ जाएगा और लास्ट में आपका रेल मगरा राजमंद आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 17 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 18 निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे दे रखे हैं तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करेंगे।
तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ताल छापर चूरू, 1 नंबर पे आ जाएगा। दो नंबर पे धवा या धौली वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगा। तीसरे पे शेरगढ़ 12 आ जाएगा, और लास्ट में चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19। तो राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अकॉर्डिंग बताना है। तो एनएच क्रमांक 23 है या 25 है या 11 है या 21 है। तो नए राजमार्ग क्रमांक के अनुसार जो सबसे बड़ा राजमार्ग है वो NH11। कौन सा है? NH11। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। आगे बढ़े 20। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें कांकरेज, मेवाती, नागौरी नहीं, डायरेक्ट आ जाएगी इसमें जर्सी। कौन सी आ जाएगी? जर्सी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इन 20 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। बेड़च, मानसी, मोरियल ये नहीं होगी। कांतली, साबी, काकड़ी ये नहीं होगी। सोम, जाखम नहीं होगी। तो चंबल, काली सिंध, पार्वती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे 22। तो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें हल्दीघाटी का युद्ध है, फिर मेवाड़ का शासक बनना, यानी पहले हल्दीघाटी का युद्ध नहीं होगा, पहले मेवाड़ का शासक बनेगा। फिर अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचने के लिए रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ ट्रांसफर करना, और दिवेर की विजय। ठीक है, तो 22 वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले क्या हुआ था कि मेवाड़ का शासक बना था 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या हुआ था? दूसरे नंबर पे हुआ था अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि से नजर से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ ट्रांसफर करना। 2 नंबर ये हो गया। ठीक है, और फिर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तीसरे नंबर पे, और चौथा लास्ट में हुआ था दिवेर की विजय। ठीक है, लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23वां। जयपुर प्रजामंडल के, यानी जयपुर प्रजामंडल का जो 1944 का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें किस महिला को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? रमा देवी है, किशोरी देवी है, अंजना देवी चौधरी है, और जानकी देवी बजाज है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जानकी देवी बजाज। किसको? जानकी देवी बजाज को यहाँ पे अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर 24वां अच्छा क्वेश्चन है, उसे देखते हैं 24वें को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मैच कर लेते हैं। चित्रा महल है बूंदी में। कहाँ पे? चित्रा महल आपका बूंदी में है। और जो फिर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ बिल्कुल ईजी है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। और फिर आपका अबेदा महल कहाँ पे हो जाएगा? अबेदा महल हो जाएगा आपका कोटा में। कहाँ पे हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। और सुंदरी कोठी कहाँ पे हो जाएगी? टोंक में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 25। यानी राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, बाबूजी चतुर सिंह है, दयाल दास है, और कविराज श्यामल दास है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले जन्म हुआ था दयाल दास का इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग। फिर बाद में हुआ था कविराज श्यामल दास का। फिर तीसरे नंबर पे हुआ था गौरी शंकर हीराचंद ओझा का। और लास्ट में थे बाबूजी चतुर सिंह। कौन थे? बाबूजी चतुर सिंह का। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मत्स्य संघ का निर्माण है, फिर संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण है, फिर राजस्थान संघ का निर्माण है, और वृहत राजस्थान का निर्माण है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करके आंसर देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, सबसे पहला हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण, यानी इसका हुआ था। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका राजस्थान संघ का निर्माण, 2 नंबर हुआ था। फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा संयुक्त राज्य राजस्थान निर्माण हुआ था। और लास्ट में हुआ था वृहत राजस्थान। लास्ट में जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका वृहत राजस्थान का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ चौथे नंबर पर आ जाएगा। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 है निम्नलिखित कृषक आंदोलन को उनके गठित होने के कालक्रम के अनुसार आपको
व्यवस्थित करना है। बिजोलिया कृषक आंदोलन है, मेव कृषक आंदोलन है, भरतपुर कृषक आंदोलन है और अलवर कृषक आंदोलन है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सबसे पहले तो हुआ था बिजोलिया आंदोलन, सेकंड नंबर पे हुआ था अलवर अलवर आंदोलन, फिर आपका थर्ड नंबर पे भरतपुर हुआ था, लास्ट में हुआ था मेव कृषक आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। 28वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देखें, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? तो भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी, ये भी सही है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया, ये भी सही है। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई, ये भी सही है। और 28 में 57 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को ने तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ABCD चारों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें 29, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राग और फाग के साथ अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरशेर गांव में हुई थी और इसके अलावा अंगारों का ढेर या धूणा कहलाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे राग और फाग के साथ अग्नि मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता, यह भी सही है। इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों नृत्य भाग लेते हैं, बात गलत है। और इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरशेर गांव में हुई थी, बात सही है। और अंगारों का ढेर धूणा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़े 30, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है तो उसके संबंध में कौन से कथन सत्य है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसे गट बीटली और अजमेरू भी कहा जाता है, ये बात सही है, यानी ये बात सही है, इसको ये कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कर्नल टोड के अकॉर्डिंग ये दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज थर्ड द्वारा निर्मित किया गया था, ये बात भी सही है, यानी फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। फिर देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ था, ये बात गलत है। और दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं, इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ABD यहाँ पे सही है। फिर 31वां क्वेश्चन देखें, तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी पहले ऑप्शन देखें तो वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी, यह बात सत्य है। यह जोता हुआ खेती मिला, यह बात सत्य है। यह 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी के साथ भी मिला, यह भी सही है। यह पाए गए मृदभांड और खपरा हल्के पतले उसका सुनिर्मित नहीं है, तो वो इसके कारण से यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, ABCD सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32, चांद बावड़ी का है दौसा में। चांद बावड़ी आभानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी, इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में यहाँ आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य किए जाते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा वो बताना है। यहाँ सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A ABD, यानी ये भी सही है, B भी सही है और D भी सही है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में यह आभानेरी महोत्सव का आयोजित किया जाता है, ये बात गलत है और इसके अलावा ABD सही हो जाएगा। 33, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके आभूषण दे रखे हैं, सूची सेकंड में पहनने का स्थान दे रखा है। अब इजी क्वेश्चन है, कंडोरा, गंदोरा, नौगरी, भौरकड़ी और पीपल पत्रा किस किस में पहना जाता है? तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी पहले में तो जो कंडोरा पहना जाता है कमर में पहना जाता है, फिर इसके अलावा नौगरी हाथ में पहनी जाती है और फिर आपका भौरकड़ी नाक में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? भौरकड़ी नाक में पहना जाता है और जो लास्ट में है आपका पीपल पत्रा कान में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 34 देखें, राजस्थान की भौतिक या प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये आपको आंसर बताना है। तो अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान के अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है और इसके अलावा राजस्थान सांभर डिडवाना पचपदरा जैसी राजस्थान की लवणीय झीलें 33 सागर का अवशेष है। और लास्ट में अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है जो राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो 34 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें चारों बातें सही है, एबीसीडी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे 35। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन देना करना है। ये अरावली के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो ये बात सही है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 35 मीटर तक है, तो ये बात गलत है। इसके अलावा यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर, सिरोही जिलों में विस्तृत है, ये बात भी सही है। उसके अलावा यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है, ये बात सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। NACD जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो सही है। 36 है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उस सही उत्तर का चयन करना है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की 2 नदियों को बांटती है। फिर जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा आपका ABC, यानी ABC हो जाएगा, और ये गलत होगा। यानी जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, ये बात गलत है। और उपरोक्त जो तीनों स्टेटमेंट है ABC वो सही है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का कथन का चुनाव करना है। 37 देखें, तो 37 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ABC, बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है, ये बात सही है। और शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु हिमांक तक गिरता है, ये बात सही है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान रहती है, बात सही है। और वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, बात गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और ABC जो स्टेटमेंट है वो तीनों से हो जाएंगे। फिर देखिए 37 कंप्लीट हो चुके, 38वां देखते हैं। राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह कहाँ पे पाई जाती है और इसकी विशेषता क्या होती है, सो सही कथनों का चयन इसमें अब करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, यानी यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में पश्चिमी भागों में पाई जाती है, बात सही है। और यह मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यह बात गलत है। इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है, यह बात सही है। और इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोह धारिता के कारण होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 38 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39वां देखते हैं। राजस्थान में धोखड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो सही कथनों का चयन करना है। तो धोखड़ा वन कहाँ पाए जाते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है, तो ये वन राज्य की मुख्य वन संपदा में शामिल है, ये बात गलत है। और ये वन कोटा में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं, ये बात सही है। ये वन राजस्थान में 85 से 90 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, ये बात सही है। और इन वनों में धोख पेड़ों के अतिरिक्त अरंज, खेर, खिरनी, सालार, गोडल आदि के पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए यानी BCD यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है ए। फिर 40वां है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित का कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करना है। अब 40 में बता रखा है, तो उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में स्थित, ये बात सही है। जैसा कि जो ज्योग्राफी पढ़ता है अच्छी तरह से उसको सब पता है, इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा मध्य अरावली अजमेर एवं जयपुर के बीच विस्तृत, ये बात भी सही है। फिर है भोरहाट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में स्थित है, ये बात भी सही है। और इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई, ये बात गलत है। और आपके ABC राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इकतालीस, अच्छा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट में गाय की नस्ल दे रखी है और सूची सेकंड में मुख्य क्षेत्र दे रखे हैं, राठी, गिर, कांकरे, सांचौरी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका चयन करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी होगा। अब इसको मैच कर लेते हैं। यानी राठी पाई जाती है बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, जैसलमेर और चूरू के कुछ भागों में पाई जाती है। और इस तरीके से गिर है आपकी, गिर अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। और इसके अलावा जो कांकरेज है, कांकरेज आपकी बाड़मेर, सांचौर, नेहड़, जोधपुर के भागों में पाई जाती है। और सांचौरी यानी लास्ट बच्ची है सांचौरी, जो सांचौरी पाई जाती है जालोर, सिरोही, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, फिर है 42, सूची फर्स्ट यानी भारतीय पारंपरिक ऋतुएं हैं, और सूची सेकंड उन ऋतुओं के दौरान पड़ने वाले त्योहार कौन से हैं उनका मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के अकॉर्डिंग मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा होगा, डी होगा। अब देखते कैसे होगा। बसंत ऋतु है, बैसाख उगादि का त्योहार आता है बसंत ऋतु में। फिर आपका ग्रीष्म में गुरु पूर्णिमा आती है, जो जुलाई माह में आती है मोस्टली। और इसके बाद में फिर हेमंत है, तो हेमंत जो ऋतु होती है उसमें कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार आता है। और शिशिर शिशिर होती है, कौन सी होती है, शिशिर। तो शिशिर में आपका बैसाखी उगादि आती है। कौन सी आती है, बैसाखी उगादि आती है। सॉरी एक सेकंड, ये गलत मैच हो गया, पूरा देखते इसको। यानी बसंत में तो आ जाएगी मकर संक्रांति, क्या आ जाएगी, मकर संक्रांति आ जाएगी, पोंगल। और ग्रीष्म ऋतु में आपका आ जाएगा गुरु पूर्णिमा आ जाएगा। और फिर हेमंत में आपका कार्तिक पूर्णिमा आ जाएगा। और शिशिर में आपका वैशाख उगादि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वैशाख उगादि आ जाएगी। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। सूची फर्स्ट नदी दे रखी है, सूची सेकंड उसकी सब्सिडरी नदी या रिवर्स कौन सी है, सहायक नदियाँ कौन सी है, वो देखना है। तो 43 में देखें, तो 43 में जो इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर का सोल्यूशन करते हैं तो बनास नदी है, कोठारी और मैनाल की सहयोगी है, काली सिंध परवड़ की है, और लूणी नदी सुकड़ी की है, और माई नदी आपकी जाखम जो प्रतापगढ़ में है उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, यानी इनकी सहायक नदियाँ हैं। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर आपका 44 44 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में मृदाएं यानी मिट्टी दे रखी है और इसकी विशेषताएं दे रखी है। तो काली लेटेराइट और मस्तलीय और जलोढ़ मिट्टी है, तो इनकी क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी काली मिट्टी की विशेषता होती है उच्चतर मृत्तिका सामग्री के साथ लोमी मृदा होती है। और जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस हुमस आदि की कमी पाई जाती है। और इसके अलावा जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें निम्न उर्वरता और उच्च लवणता पाई जाती है। और इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम फास्फोरस पोटास और लोह सामग्री की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर 45 यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करेंगे। सूची फर्स्ट आपकी खनिज है, मिनरल्स है, और सेकंड है इससे पहले से है तांबा सीसा जस्ता टंगस्टन संगमरमर है। तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेंगे इनका मैचिंग, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यानी तांबा है वो खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में पाया जाता है। और फिर शीशा जस्ता आपका जावर राजपुरा द्रीप में पाया जाता है। और फिर टंगस्टन आपका रेवत और भाकरी में पाया जाता है। और लास्ट में संगमरमर है वो मकराना नागौर में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैच हो गया। तो मैच के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करेंगे। सूची फर्स्ट में आपकी जनजातियां हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र है। तो ये जातियां काफी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 46 में देखते हैं, 46 में यहाँ पे इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको क्या होगा, ए होगा। तो एस्किमो सेमोयड पाई जाती है, भूमध्य रेखीय सघन वनों में पाई जाती है। और फिर पिग्मी सीमांग और साकाई पाई जाती है, शुष्क और गर्म मरुस्थलों में पाई जाती है। और इसके अलावा सी में देखे बुशमैन, तो बुशमैन पाया जाता है ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके अलावा भील गोंड मीणा और नागा पाया जाता है, दुर्गम और पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर करंट जी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित हुआ था। ऑप्शन न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिडनी, पेरिस है। तो ये आपका जो आयोजित हुआ था लंदन क्या भी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अरब स्प्रिंग, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद उसको आपको मैच करना है। तो नीचे देखिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। तो सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो सबसे पहले क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसके बाद में आपके अरब स्प्रिंग हुआ था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फिर रूस की क्रांति हुई थी, और फिर लास्ट में आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और लास्ट में अरब स्प्रिंग हुआ था। ठीक है, तो चौथा नंबर यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुमात्रा एक तरीके से द्वीप है, तो कहाँ पे है, ज्वालामुखी है। तो इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। इसमें पुराने समय इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने भी यहाँ प्रभुत्व कायम रखा था। और इसके अलावा यहाँ विजय राजवंश का शासन 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा था। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ABCD यानी चारों इसमें राइट है। ये ABCD
जो भी विशेषता दे रखी है स्टेटमेंट वो चारों यहाँ पे राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर 50 यानी आधा पेपर का सॉल्यूशन आपका लगभग हो चुका है। लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का चयन करना है। बिल्कुल कॉमर्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका देखते हैं, ये इटली में विकसित हुई, ये बात सत्य है। 1494 में लुकायस पेशोली ने अपनी पुस्तक में इस विधि के सिद्धांत का निवर्णन किया था, ये बात भी सही है। 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विधि संबंधी एक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही है। और ये भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई विधि थी, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी एबीसीडी। ठीक है, यानी एबीसीडी यहाँ पे चारों आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर आपका 51 51 विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया कि ब्रह्मांड विस्तारशील है? ओटो स्मिट, कार्ल वेजाइस्कर, लाप्लास, एडविन हब्बल और लास्ट में है अनुत्तरित प्रश्न है। यहाँ पे एडविन हब्बल ने किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी के राइट होगा, एडविन हब्बल ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट आगे बात करें 52 नंबर की। दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वो सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दे रखा है लाखों वर्ष पूर्व यह तैतीस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ। प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे तीनों बातें सत्य है, ए स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करना है। अब इसमें थार के बारे में बता रखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा, ये बात सही है। यानी सबसे ज्यादा जो वहाँ पे कार्य किया जाता है पशुपालन पशुचारण का होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, ये बात भी सही है। सेकंड भी सही है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला है, तांबा है, रॉक, फॉस्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाई जाती है, बात भी सही है। और ये अपनी भू आकृतिक विशेषताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी एबीसीडी जो भी चारों स्टेटमेंट देखे हैं, ए बी सी डी, तो चारों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 54 नंबर। चौवन बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का उत्तर देना है। ठीक है, तो 54 को देखते हैं। तो 54 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एबीसीडी चारों स्टेटमेंट सही है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, बात भी सही है। हड़प्पा शब्द हड़प्पा की उत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहां सभ्यता को पहचाना गया था, बात भी सही है। उस सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 बीसी से 1300 बीसी तक है, ये बात सही है। सभ्यता का पतन लगभग 1900 बीसी के आसपास आरंभ हुआ था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े 55। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन करना है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो मौर्यों का उल्लेख उत्तर बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य में हुआ है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्पन्न करवाए थे। अशोक ने अभिलेख का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था और लास्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब ऑप्शन देखते हैं इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा इसमें एबीसीडी, चार ऑप्शन यहाँ पे सही है। 55 में चार ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 56 को, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। विद्रोह का स्थान दे रहेगा सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में आपके जो उसे संबंधित रिलेवेंट जो नेता है, लीडर है, वो कौन थे। ठीक है, तो 57 को 56 को देखते हैं। तो 56 में जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसका मैच कर लेते हैं। तो झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, कौन थी? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर आपका बी में अवध में ब्रिटिश कादर थे, कौन थे? ब्रिटिश कादर थे। और फिर आपका कानपुर में नाना साहिब थे, वो नाना साहिब थे। और दिल्ली में बहादुर शाह थे। ठीक है, तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर 57 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है। सूची फर्स्ट कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण है, सूची सेकंड की विशेषताएं हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु है, तो इनकी विशेषता बतानी है।
तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, सबसे ठंडी महीने का औसत तापमान 18 या इससे अधिक होता है। फिर आपका शुष्क जलवायु होती है, संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, ये हो गया। फिर इसमें सी में आपका सेकंड हो जाएगा गर्म जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से अधिक लेकिन 18 से कम होता है, वो लास्ट में है। आपका डी में थर्ड हो जाएगा ठंडी जलवायु, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 57 नंबर वाले क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट 58, यानी सूची फर्स्ट का मिलान करना है। सूची फर्स्ट नाम दे रखा है, प्रकार दे रखा है, द्वीप दे रखे हैं, तो इनमें किस प्रकार के द्वीप है, व्हीलर, बुचर, अंडमान और लक्षद्वीप, तो इनका प्रकार दे रखा है, तो किस प्रकार के द्वीप हैं। तो 58 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्हीलर द्वीप एक तरह से प्रवाल द्वीप होता है। फिर आपका जो बुचर द्वीप होता है वो जलोढ़ द्वीप होता है, कौन सा होता है, जलोढ़ द्वीप होता है। और फिर अंडमान निकोबार होता है, पर्वतीय द्वीप है, कौन सा, पर्वतीय द्वीप है। और लास्ट में आपका लक्षद्वीप है, वो चट्टानी द्वीप है, कौन सा, चट्टानी द्वीप है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 59, यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में मैचिंग वाले क्वेश्चन काफी मात्रा में दिए गए हैं, और जबकि जो कल पेपर लगा था आपका ज्योग्राफी वाला, तो उसमें कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न काफी मात्रा में थे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, मैचिंग करना है। तो त्योहार दे रखा है और माह दे रखा है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको तो लगभग सभी कंटेंट ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे तीज है वो श्रावण माह में मनाई जाती है, और होली आपके फाल्गुन में आती है, अक्षय तृतीया है जो आपका बैसाख में आता है, और इसके बाद गणगौर आपका चैत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 भी इजी है, मैचिंग वाला है। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है, दुर्ग दे रखे हैं और वहाँ पे प्रकार दे रखे हैं, किस प्रकार के दुर्ग है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 60 में ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो पहला है जैसलमेर दुर्ग, धानवद दुर्ग है, और फिर आपका विशिवाड़ा दुर्ग वन दुर्ग है, और फिर आपका गागरोन औद्योगिक दुर्ग है, और जालोर अरण्य दुर्ग है। तो इस कारण से आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 60वें में। 61 देखें, ये भी आपका मैचिंग वाला है। सूची फर्स्ट जन आंदोलन है, सूची सेकंड कोई व्यक्तित्व है, ये किस व्यक्ति से संबंधित थे। तो 61 में देखते हैं, तो 61 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। मैच करिए तो आड़ती प्रजामंडल का संबंध था पंडित नेनुराम शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और फिर मेवाड़ प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा से संबंधित है, और फिर जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी से संबंधित है, और धौलपुर आपका कृष्णदत्त पालीवाल से संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61 में। फिर देखिए 62, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। खाटू श्याम जी का सीकर जिले में मेला लगता है, बर्तरी का आपका आलोर में लगता है, करडी माता देशनों बीकानेर में लगता है, शीतला माता आपका साक्षी जयपुर में लगता है। तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 63, तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सिथियन के वंशज है। ठीक है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, इसने नहीं कहा था, हीरचंद्र बरदाई ने नहीं कहा था, डॉक्टर बी आर भंडारकर ने नहीं कहा था। लास्ट ऑप्शन है जेम्स टोड ने, किसने कहा था, जेम्स टोड ने कहा था। इसके कारण यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, निम्नलिखित में से किसने मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजा वाला लोक देवता माना जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसमें रामदेव जी, हड़बू जी, मलिनाथ जी तो होंगे नहीं, तो राइट आपका कल्ला जी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कल्ला जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में कल्ला जी को माना जाता है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। रणथंबोर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ और सिवाना दुर्ग। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चित्तौड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रणथंबोर क्या हो जाएगा, रणथंबोर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 65 में। कौन सा हो जाएगा, रणथंबोर दुर्ग। 66, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी रात चूंटिया रचना की प्रस्तुति की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है। केसरी सिंह बारठ ने, स्वामी विवेकानंद ने, सचन कीर्ति सुधाकर ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसने नहीं की, इसने नहीं की, इसने नहीं की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केसरी सिंह बारठ ने। किसने की थी, यानी केसरी सिंह बारठ ने की थी। 66 में ए नंबर राइट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 67, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। सावर्स और ओरे ये नहीं था, मैक मैसन भी नहीं था,
मोरिसन भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी मेजर बटन, कौन था? मेजर बटन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68। बुहिल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी? तो राणा सांगा ने लिखी थी, या महाराणा मोकल ने लिखी थी, फिर बी ऑप्शन राणा हमी ने लिखी थी, या फिर महाराणा कुंभा ने लिखी थी? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका महाराणा कुंभा। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा ने इसके द्वारा, यानी चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, यानी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। निम्न लवणता, उच्च उर्वरता, ये भी नहीं है। निम्न उर्वरता उच्च लवणता, ये सही है। निम्न उर्वरता, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। तो 69 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्या क्या हो जाएगा? 69 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 70। तो राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा के बेर, केर, थोर के पेड़ पाए जाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सालर वन में इसमें नहीं पाए जाते हैं, दोगड़ा में नहीं पाए जाते हैं, शुष्क सागवान में नहीं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय कंटलीय वनों में, इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, थोर पेड़ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कंटलीय वनों में। जिसने ये किया उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारी पानी की झील नहीं है? यानी नहीं है ये पूछा गया यहाँ पे। तो जिसने जल्दबाजी की है उसका क्वेश्चन गलती हो सकता है। तो उपरोक्त आपके जो पचपदरा है बाड़मेर वाली, ये आपकी खारी पानी की झील है। पचपदरा, इसके अलावा डीडवाड़ा, नागौर खारी पानी की है। कुचामन आपकी ये भी खारी पानी की है। जबकि कोलायत बीकानेर है, वो एक तरीके से आपकी मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पे खारी पानी की झील नहीं है, कोलायत नहीं है, और बाकी खारी पानी की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 72, कृषि जलवायु प्रदेश 4B राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सत्य है? सबसे उपयुक्त एंड प्रोपरली विकल्प का यहाँ चयन करना है। तो सबसे जो उपयुक्त विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ रक्ताब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। और इसके अलावा जो भी देर का है वो यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से कृषि जलवायु प्रदेश 4B के अकॉर्डिंग यहाँ रक्ताब, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? 72 में। फिर आगे बढ़ते हैं 73 को देखते हैं। कैसे देखते हैं? 73 को देखते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम इस कहाँ से होता है? यानी इसका उद्गम पूछा गया है बाणगंगा नदी का। तो खमदौर की पहाड़ियां नहीं होगी, नाग पहाड़ी भी नहीं होगा, अजमेर वाला जना पाव भी नहीं होगा, चंबल वाला। या फिर इजी क्वेश्चन है, यानी जयपुर का विराटनगर कहाँ से? यानी विराटनगर की पहाड़ियां हैं, वहां से जो ऊपर नदी दे रखी है, कौन सी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथनों का इसमें चुनाव करना है। यानी कालीबाई भील योजना के बारे में विशेषता पूछी गई है। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो क्या ये विशेषता इसमें मैच खाती है? नहीं खाती है। अब इसको देखते हैं। योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है, बात सही है। मासिक धर्म स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा को बढ़ावा देता है, बात सही है। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और राजीविका सैनिटरी नैपकिन को क्रय करेंगे, बात सही है। और यह निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों से विभिन्न संस्थानों को प्रदान की जाएगी, बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी एबीसीडी चारों स्टेटमेंट दे के इसमें चारों सही हो जाएंगे आपके। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 75, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, किसमें? चित्र में दे रखा है। तो इसमें बता रखा है कि राज्य सरकार, क्या बता रखा है कि राज्य सरकार सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देती है, बात सही है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, यह बात सही है। वर्ष 25-26 के दौरान दिसंबर तक 14.70 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है, बात सही है। वो लास्ट है 1 अप्रैल 23 के पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए प्रति युगल कर दिया गया है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एबीसी सही हो जाएगा, वो डी इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 75 में। नेक्स्ट आपका 76 छिहत्तर, अच्छा क्वेश्चन है। यानी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करना है। तो जो 76 आपका 76 है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? यानी ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें गलत है, तो इसको देख लेते हैं। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट है, बात सही है। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर से ब्याज सब्सिडी वार्षिक 50 लाख दिया जाएगा, बात सही है।
और 50 लाख तक अग्नि जांच या पहचान प्रणालियों की लागत के 20% तक एकमुश्त पुनर्भुगतान है, ये बात गलत है। और डी है, इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 24 के प्रावधानों के साथ संरेखित या सुसंगत है, तो ये भी सही है। तो इसमें ABD राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एज पर दिस प्रश्न पत्र। अभी क्वेश्चन बुकलेट, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन बुकलेट प्रत्येक अभ्यर्थी के अलग है, इसमें प्रश्न आपके इसी सीरियल से नहीं आएंगे और ऑप्शन भी आपके चेंजिंग रहेंगे। तो ये जिस अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र आया है तो उसको तो अनावश्यक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट ही अपना आंसर चेक करें। और जो अन्य अभ्यर्थी है वो अपना प्रश्न पत्र देखेगा, अपना आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने क्रमांक पे है, वो क्रमांक में भी आपके जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपके प्रश्न पत्र में वही ऑप्शन सही होंगे, तो जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आपको मैच करना है। नेक्स्ट है 77, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका ABC, यानी जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, ये बात सही है। फिर JPMIA का उत्तरदायित्व रिको को दिया गया है, ये बात सही है। और फिर है चरण फर्स्ट में 921.66 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 1577.69 एकड़ के कुल क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है। और इसके अलावा JPMIA में पाली जिले के 90 गांव शामिल है, ये बात गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ABC राइट आंसर हो जाएगा। 77 में आपका बी क्वेश्चन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े 78, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, केंद्र बाजार दे रखे हैं और जिला दे रखा है। केंद्र बाजार और जिला दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जैविक खाद बाजार है, जैविक खाद बाजार के बारे में अगर मैच करते हैं, जैविक खाद बाजार आपका जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है। और इसके अलावा किन्नू उत्कृष्टता केंद्र आपका श्री गंगानगर में है। और इसके अलावा आपका प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र अलवर में है। और लास्ट में आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 78 में राइट आंसर होगा। फिर आपका 79, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, विरासत स्थल और जिला दे रखा है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है, भरतपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। गागरोड आपको झालावाड़ में है। जंतर मंतर जयपुर में है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, आम्र बौछार के लिए कौन सी हवा जानी जाती है। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसको, भूमि सागर की ओर प्रभावित होने वाली हवाएं, ये नहीं होगा। और फिर शुष्क हवाएं, ये भी नहीं होगा। गर्म और शुष्क हवाएं, ये नहीं होगा। इसके अलावा तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रभावित होने वाली हवाएं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 80 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारण प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए उचित है, यानी साइकोलॉजी क्वेश्चन है, कारण प्रभाव का संबंध स्थापित करने के लिए सुटेबल है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स। सर्वेक्षण विधि है, व्यक्ति अध्ययन विधि है, प्रयोग मूलक विधि है और प्रेक्षण मूलक विधि है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड राइट हो जाएगा, या प्रयोग मूलक विधि कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 81 में। फिर देखते हैं आपका 82, अव्यक्त अधिगम से कौन संबंध है, यानी हु इज एसोसिएटेड विद द लेटेंट लर्निंग से है। टोलमैन, कोहलर, IB पेवलोव है, थॉर्नडाइक है। तो ऑप्शन नंबर 82 में ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे, टोलमैन। अव्यक्त अधिगम से कौन संबंधित थे, टोलमैन। कौन थे, टोलमैन। तो जिसने टोलमैन किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़े 83, यानी अच्छा लेवल दिया गया है। तो बुद्धि लब्धि IQ की निम्नलिखित में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। IQ 20-25 से लगभग 35-40, IQ 20-25 से कम, IQ 55 से 70 और IQ 35-40 से लगभग 55-50। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। IQ 35-40 से लगभग 55 से 50 के मध्य होनी चाहिए। 83 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें 84 में, तो 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि IQ क्या होगी, निम्न में सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन 125 है, 130 है, 100 है, 80 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 125, 125 क्या हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। जब आपको आंसर से मतलब है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 125, यानी जिसने 125 किया है, या इस पेपर के अकॉर्डिंग जिसने 125 सही किया है या ऑप्शन नंबर ये सही किया, उसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है 85,
यानी निम्नलिखित सोपान रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से संबंधित है, इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रतिदीप्ति है, सत्यापन है, प्रिपरेशन है और इसके अलावा इनकुम्बेशन है, यानी उद्भवन है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले आपका तैयारी आएगी, फिर उद्भवन आएगा, फिर वो आपका थर्ड नंबर पर प्रतिदीप्ति आएगा, लास्ट में आपका सत्यापन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 86 को। तो मनोलैंगिक विकास के फ्रॉइड के 5 सोपानों या चरणों को सही अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, एक लैंगिक चरण है, गुदीय चरण है, सुषुप्त चरण है, मौखिक चरण है और जंडांग चरण है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चुनाव करना है, तब इनको आरोही क्रम में इनका मैच करना है, करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा मौखिक चरण, क्या आ जाएगा? 1 नंबर आ गया। 2 नंबर पे आपका गुदीय चरण आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका लैंगिक चरण आ जाएगा, चौथे पे आपका सुषुप्त चरण आ जाएगा और लास्ट में आपका जंडांग चरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इनको असेंडिंग क्रम में रखेंगे, मैचिंग करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडरसन ने अधिगम की विश्लेषणात्मक और संवादात्मक शैलियों के बीच विभेद किया है। अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान करनी है। अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति होना, अनुक्रमात्मक और संरचनात्मक चिंतन दर्शाना, अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन दर्शाना, पूर्ण चित्र या आयाम के भाग के रूप में सूचना का बोध करना। लास्ट है पूर्ण चित्र या आयाम से सूचना को अलग या पृथक करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या मानता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सस्पेंस में लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी इसमें राइट आंसर हो सकता है। फिर 88 व्यक्तित्व के बृहद 5 कारक मॉडल कोस्टा और मैक्रे में सम्मिलित कारकों की पहचान करनी है। सहमति प्रकता है, मन स्थापिता यानी साइकोटिसिज्म है, अंतर परकता है, अंतरात्मक परकता है, फिर अनुभव के प्रति खुलापन है और फिर मेसोमॉर्फिक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चुनाव करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एबीसीडी, यानी सहमति प्रकता आ जाएगा, मन स्थापित आ जाएगा और अंतरात्मक प्रकता आ जाएगा। ठीक है, एबीसीडी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 88 में। तो देखते हैं आपका 89 में। तो 89 में बताया गया सूची फर्स्ट का मिलान करना है सूची सेकंड से। ठीक है, इसमें आपका अधिग्रहण है, समवर्ती अनुबंध है, अनुगामी अनुबंधन है और पश्चिमगामी अनुबंधन है। तो नीचे दिए गए विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो चुनाव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैच कर लेते हैं एक बार, यानी फर्स्ट में फर्स्ट रहेगा, सेकंड में सेकंड आ जाएगा, थर्ड में थर्ड रहेगा और फोर्थ में फोर्थ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नंबरिंग के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 89। अब लास्ट देखते हैं आपका साइकोलॉजी क्वेश्चन है 90। इसमें मिलान करना सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो इंद्रिय गति चरण है, औपचारिक प्रचालन चरण है, पूर्व प्रचालन चरण है और ठोस प्रचालन चरण है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें अब विकल्प का चुनाव करेंगे तो करते हैं, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। इंद्रिय गति के चरण होता है वो 0 से लेकर 2 वर्ष के मध्य होता है। ठीक है, फिर होता है औपचारिक प्रचालन चरण होता है वो 11 से लेकर 15 वर्ष के मध्य होता है। फिर आपका पूर्व प्रचालन चरण होता है वो 2 से लेकर 7 वर्ष के मध्य होता है। और लास्ट में ठोस प्रचालन चरण होता है वो 7 से लेकर 11 वर्ष के मध्य होता है। एज पर दिस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका जीके क्वेश्चन पुनः आ चुके हैं, 91 से लेकर 100 तक जीके पुनः स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 91 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैचिंग करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइट नहीं है। जीके तो इसमें कोई इतनी हार्ड नहीं दी गई है आज के पेपर में। तो 91 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखते हैं डी राइट आंसर होगा। अब मैच करते हैं। फिनटेक पार्क आपका कहाँ पे है? फिनटेक पार्क यहाँ पे जयपुर दिखा रखा है। फिर मेडटेक डिजिटल डिवाइस पार्क है, बोरानाड़ा जोधपुर में है। और फिर राजस्थान पेट्रो जोन आपको बालोतरा बाड़मेर में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 92 देखते हैं। तो 92 में सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करना है। सूची फर्स्ट में पार्क क्षेत्र दे रखे हैं और सूची सेकंड में इसमें पैलेसेस दे रखे हैं। अब इनका मैचिंग करेंगे। 92 में मैचिंग करते हैं। तो मैचिंग करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यानी सोनियाना सिरामिक और ग्लास जोन आपके चित्तौड़गढ़ में है।
और हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क आपके जोधपुर में है, और स्टोन पार्क आपका कोटा में है। कहाँ पे? स्टोन पार्क आपका कोटा में है, और गजनेर सिरामिक और ग्लास जोन आपके बीकानेर में है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यानी 92 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, 93 की तरफ देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 93 जिसने बजट अच्छा पढ़ा है वही इसका रिप्लाई दे पाएगा। तो राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। और बढ़ते क्रम में देखते हैं, राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियां, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, भूमि राजस्व प्राप्तियां, स्टाम्प पंजीकरण प्राप्तियां। तो सबसे कम प्राप्ति होती है, फिर बढ़ते क्रम में देखेंगे तो पहले तो सबसे कम प्राप्ति होती है भूमि में, फिर उससे ज्यादा प्राप्ति होती है स्टाम्प और पंजीकरण में, फिर उससे ज्यादा प्राप्ति होती है राज्य उत्पाद एक्साइज ड्यूटी में होती है, और लास्ट में होती है आपके राज्य माल और जीएसटी कर से प्राप्तियां। तो लास्ट सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती है आपकी जीएसटी से होती है, फिर एक्साइज ड्यूटी से होती है, और फिर आपका स्टाम्प से होता है, सबसे कम आपका भूमि राजस्व से होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। अब लास्ट अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। श्रवणगिरी राजस्थान में किस शहर का प्राचीन नाम है? इसमें उदयपुर नहीं होगा, बांसवाड़ा नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा, जालोर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो जालोर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? श्रवणगिरी किस शहर का प्राचीन नाम है? तो जालोर का है। नेक्स्ट देखते हैं, 94 कंप्लीट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन और शेष रहे हैं। तो 95 है, सूची फर्स्ट राजस्थान के खेल व्यक्तित्व है, और सूची सेकंड है उस खेल से संबंधित कौन है, उसका मैच करना है। अब देखते हैं कौन सा 95 है। तो 95 में देखते हैं, 95 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो कृष्णा पूनिया का संबंध डिस्कस थ्रो से है, और इसके अलावा फिर आपका अवनील लेकरा है, पैरालंपिक शूटर है, और फिर इसके बाद में आपका देवेंद्र जांजड़िया भाला फेंक खिलाड़ी है, और भुवनेश्वरी कुमारी सुकेश खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 96 को। देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इसको आरोही क्रम में इनको या असेंडिंग क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। किसमें? 96 में। तो 96 को व्यवस्थित करते हैं। तो पोटास, जिप्सम, ताम्र अयस्क, टंगस्टन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे कम ताम्र अयस्क पाया जाता है, फिर उसके बाद में टंगस्टन पाया जाता है, फिर पोटास है, और लास्ट में आपका जिप्सम हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में इनको मैच कर दिया है, खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में। तो सी डी ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? 96 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 97। ये योजना का दिया गया है पालनहार योजना के रिगार्डिंग। तो पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के, अब ये ध्यान रखना, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। प्रतिमा 1500, 6000, 5000, 3000। तो प्रतिमा आपको 1500 रुपये मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1500 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन को लगभग सभी कैंडिडेट ने इसका रिप्लाई दे दिया होगा। ठीक, करंट यानी योजनाओं का क्वेश्चन है। तो 1500 रुपये प्रतिमा अनाथ बालकों को मिलती है पालनहार योजना के अंतर्गत, जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 98 है। तो यहाँ पे यानी वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 का पद्मश्री अवार्ड, कौन सा है? पद्मश्री अवार्ड मिला था। ब्रह्मा देव जी महाराज इसको नहीं मिला, मेवा जोगी को नहीं मिला, गौरी देवी को नहीं मिला। तो ये किसको मिला था? तगाराम भील को। किसको मिला था? तागाराम भील को पद्मश्री अवार्ड 2026 का मिला था अलगोजा के क्षेत्र में। ठीक है, तो जिसने तगाराम भील किया है, और इस पत्र के अकॉर्डिंग जिसने बी ऑप्शन सही किया उसका यहाँ राइट आंसर है। अब 2 क्वेश्चन और शेष रहे आपके। अब देखते हैं इनको। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणियों को बीपीएल, अब इसमें ध्यान रखना विशेष रूप से, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है के अंतर्गत जो अंत्योदय परिवार है, इसके अलावा जो आस्था कार्ड धारक है और अन्य श्रेणियों के बीपीएल यानी अदर जो कैटेगरी है उनके बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है? ऑप्शन इसमें आपका 21,000 दे रखा है, 11,000 दे रखा है, 51,000 दे रखा है, 41,000 दे रखा है। तो आप ये 21 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कितना? 51,000। यानी जिसने इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन किया है या 51,000 किया है उसके यहाँ पर राइट आंसर है। यानी 51,000 अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक और अन्य बीपीएल श्रेणियों को राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, यानी नासा किसके द्वारा, नासा जो अमेरिकी एजेंसी है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, तो नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या है? क्या नवीनतम चंद्र मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस सेकंड है, अपोलो है, आर्टेमिस फर्स्ट है, या SLS है,
तो यहाँ पे आर्टेमिस फर्स्ट आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, आर्टेमिस फर्स्ट। तो अभी अमेरिका ने किया था, तो अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो आज भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है लैब असिस्टेंट साइंस के लिए, फर्स्ट पेपर आपका जीके का, उसका सोल्यूशन 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। अगर किसी भी साथी को ऑथेंटिक के आंसर की बताइए, इसमें किसी प्रकार का आपका जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी उसमें कोई वेरिएंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अपना जो भी स्कोर कार्ड है वो इस प्रश्न पत्र से चेक करके मुझे बताएं, और जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके जो पिछले वर्ष से 2022 की टोटल वैकेंसी कितनी थी, अब की बार कितनी वैकेंसी है, और आगामी जो 500 पदों की वृद्धि होगी उसमें से साइंस में कितने पदों पर वृद्धि होगी, यानी साइंस की कितनी सीटें बढ़ेगी, और जो 22 की कट ऑफ कितनी गई थी, इसके अलावा 2026 में जो आपका आज का पेपर है और उसके बाद में जो साइंस का पेपर लगने के बाद में जो भी आपका एक्चुअल स्कोर बना है तो वो कमेंट करके जरूर बताना। फिर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।